हेलो टू एवरीवन, क्लास 10th। अब हम अपने साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड द एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइप। अब हमने 9th क्लास में स्टडी करा था कि जितने भी मैटर्स हमारे आसपास हैं ये सभी के सभी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से मिलकर बने हैं। एंड द एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइप, और जो एलिमेंट है उसके अंदर सिर्फ एक टाइप का एटम मिलेगा। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? क्या आपको पता है कि अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। अब तक हमने 118 एलिमेंट्स को पता कर लिया है। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आउट ऑफ दीज 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। अब तक हमने जो ये 118 एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं, इसमें से सिर्फ 98 ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the property of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the element. कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स समय समय पर डिस्कवर्ड हुए, साइंटिस्ट मिले और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे। मीन्स उस एलिमेंट के प्रति जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो लोग साइंटिस्ट मिल करके आपस में इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज। वो अब एक तरीका ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे वो जल्दी से जल्दी इन एलिमेंट्स को स्टडी कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जान सके। अब जो हमारे नेचर में इतने सारे एलिमेंट आए हैं, उन एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। तो कुछ साइंटिस्ट इस रेस में आगे आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बताई कि हम इस तरीके से इन्हें स्टडी कर सकते हैं। कुछ फेल हुए और कुछ सक्सेस रहे। हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। Making order out of choice, early attempt at the classification of elements. We have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. हम सबको पता है कि हम अगर किसी को डिफरेंट ग्रुप में रखना चाहेंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 2 चौक हैं, 2 पेंसिल्स हैं और 2 रेजर्स हैं। अब कहा जाए इनको अलग अलग ग्रुप में रखें तो आप पेंसिल्स को एक तरफ कर देंगे, चौक को एक तरफ कर देंगे और रेज़र को एक तरफ रख देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो ये तरीका आपने सीखा हुआ है। इसी तरीके से साइंटिस्ट सभी एलिमेंट्स को भी अलग अलग रखना चाहते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। Even in other situation, we can across instances of organization based on some properties. For example, in a shop, soap are kept together at one place while biscuit are kept together elsewhere. ये चीज़ें आपको दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाने पर आप देखते हैं कि साबुन वाला जो हिस्सा है वो एक तरफ है, बिस्किट कहीं और रखे हैं। मतलब हर एक चीज़ पर्टिकुलर उसी जगह पर मिलेगी, ऐसा नहीं है सब मिक्स हुआ है। Even among soaps, bathing soaps are stitched separately from washing soaps. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtained an orderly arrangement out of choice. जैसे सोप्स के अंदर भी नहाने वाली सोप्स अलग रखी रहती हैं और धोने वाली सोप्स अलग रखी रहती हैं, ऐसे ही साइंटिस्ट चाहते थे कि इन एलिमेंट्स को भी अलग अलग जगह मिले। The earliest attempt to classify the element resulted in grouping the then known elements as metal and non-metal. Later further classification were tried out as our knowledge of element and their properties increased. जैसे जैसे नए नए अटैम्प्ट्स हुए तो साइंटिस्टों ने इनको नाम देने शुरू कर दिए। कुछ को मेटल कहने शुरू कर दिए, कुछ को नॉन मेटल कहने शुरू कर दिए। अब वो एक जगह देने की कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स को प्लेस दिया जाए जहाँ पर वो इन एलिमेंट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब इस काम के अंदर कुछ साइंटिस्ट सामने आए। पहले आए डॉबर्नियर स्ट्रेट।
In the year 1870, John Wolfgang Dobernier, a German scientist, tried to arrange the elements with similar properties into group. अब 1817 में पहली कोशिश की गई, जिनको किन्होंने करा, जॉन वुल्फ्गैंग डोबर्नियर ने। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक एक ग्रुप में रखा। He identified some groups having 3 elements each, so he called these group traits. उन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने एक नाम दिया ट्रेड्स। Dobernier showed that when the 3 elements in a trait were written in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle was roughly the average of the atomic mass of other 2 elements. डोबर्नियर ने क्या कहा कि जो उन्होंने ग्रुप तैयार करे हैं, जो उन्होंने ट्रेड्स तैयार करे हैं, उनमें जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज निकलेगा वो रफली इक्वल होगा मिडल एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल, टेक द ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास 6.9, 23 एंड 39। अब उन्होंने अपनी एक ट्रेड का एग्जाम्पल दिया जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का जो मास था वो 6.9, 23 और 39 था। अब उन्होंने क्या बताया, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब आप सभी लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकालिए और उसके एवरेज को सोडियम के मास के साथ कंपेयर करिए। उन्होंने कहा, गिवन बिलो टेबल 5.1 आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो डोबर्नियर ने काम करा था, उन्होंने ये सब प्रिपरेशंस उनकी एलिमेंट्स के इंक्रीज एटॉमिक मास के बेस पर करा था। मतलब डोबर्नियर ने ये जो ट्रेड्स तैयार करी थी, ये इंक्रीज एटॉमिक मास के बेस पे करी थी। कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर्म डोबर्नियर ट्रेड्स। तो जो डोबर्नियर ने 3 ट्रेड्स तैयार करी वो क्या क्या करी, नाइट्रोजन। तो डोबर्नियर ने इस तरीके से 9 एलिमेंट्स को जगह दी। यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम डोबर्नियर ट्रेड्स। Dobernier could identify only 3 traits from the element known at that time, hence this system of classification into traits was not found to be useful. डोबर्नियर ने जो ये ट्रेड्स बनाई, इन ट्रेड्स से सिर्फ 3 ट्रेड्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, उसके बाद उसकी ट्रेड्स गलत साबित हो गई। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। द अटेम्प्ट ऑफ डोबर्नियर इनकरेज्ड other scientists to correlate the property of element with their atomic masses. डोबर्नियर को देखकर बाकी साइंटिस्टों को भी इस चीज़ में कुछ राहत मिली और उन सब ने भी एटॉमिक मास के बेस पर ही एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, अरेंज द देन नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास। 1866 में जॉन न्यूलैंड ने, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन बचे हुए एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी और वो कोशिश किसके बेस पे हुई थी, इंक्रीज एटॉमिक मास के बेस पे। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास एंड एंडेड एट थोरियम विच वॉज द 56th एलिमेंट। इन्होंने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा और इनका जो लास्ट एलिमेंट था वो थोरियम था, जो कि 56th एलिमेंट था। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूज़िक। और उन्होंने जो अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन किया वो उन्होंने म्यूज़िक के नोट्स पर करा। जैसे म्यूज़िक में 8 स्वर हैं, उसी तरीके से इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्टेव्स के बेस पर करा। Therefore he called it the law of octave, इसीलिए उन्होंने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम दिया। इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जो उनका ये सिद्धांत तैयार हुआ उसको इन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम दिया। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव इज गिवन इन टेबल 5.3। न्यूलैंड ने क्या करा,
उन्होंने ये कहा कि जैसे म्यूज़िक नोटेशन में सा से शुरू हो करके 8th जो स्वर आएगा वो भी सा ही आएगा, उसी तरीके से जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 8th एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर देगा। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट मैं अपनी फर्स्ट सीरीज़ में रखूँगा वो सेकंड सीरीज़ के फर्स्ट एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि आप टेबल 5.3 में देख भी पा रहे हैं, इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो 7 सीरीज़ का करा है और जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। It was found that the law of octave was applicable only up to calcium, as after calcium every 8th element did not possess property similar to that of first. ये जो लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक हो पाया, मतलब थर्ड सीरीज़ के थर्ड एलिमेंट तक ये पॉसिबल हो पाया, इसके बाद ये पॉसिबल नहीं हुआ। It was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose property did not fit into the law of octave. न्यूलैंड ने ये कहा था कि जो ये 56 एलिमेंट हैं यही टोटल एलिमेंट इस धरती पर हैं, इसके बाद फ्यूचर में कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, पर फ्यूचर में वो गलत साबित हुए और न्यू एलिमेंट्स आए जो कि इस टेबल में फिट नहीं हो पा रहे थे। In order to fit element into his table, Newland adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note. Can you find example of these from table 5.3? न्यूलैंड ने क्या करा, जब वो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में एक ही सुर के नीचे रख दिया। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, कोबाल्ट और निकल एक ही पोजीशन पर हैं और इसके साथ साथ कुछ अनलाइक एलिमेंट को भी उन्होंने साथ में रख दिया। Note the cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in property, has been placed far away from these elements. जैसा कि आप टेबल में देख भी पा रहे हैं, कोबाल्ट और निकल एक ही स्लॉट में है और इसके साथ साथ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही कॉलम में रखा गया है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। आयरन जो कि कोबाल्ट के साथ या निकल के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करता है पर उसको दूर रखा गया है। Thus, Newland's law of octave worked well with lighter elements only. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि न्यूलैंड ने जो ये ऑक्टेव तैयार करा था, ये ऑक्टेव कुछ ही एलिमेंट्स के साथ वर्क कर पाया। मतलब जैसे डोबर्नियर फेल हो गए, उसके बाद न्यूलैंड भी फेल हो गए। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपनी कोशिश करी मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ जोस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Even after the rejection of Newland's law of octave, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of element with their atomic masses. अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट न्यूलैंड के हारने के बाद इंक्रीज एटॉमिक मास के बेस पर ही एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे थे और कर रहे थे। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic masses, and also on the similarity of chemical property. तो जो मेंडलीव थे, इन्होंने थोड़ा सा बदलाव करा पर इनका मेन बेस न्यूलैंड और डोबर्नियर जैसा ही था। मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इंक्रीज एटॉमिक मास पर ही रहेगा, पर अब यहाँ पर थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा। मतलब जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या जिसकी थोड़ी सेम मैच करती है उनको नेक्स्ट नंबर दे दिया जाएगा, नेक्स्ट प्लेस दे दिया जाएगा। When Mendeleev started his work, 63 एलिमेंट वर नोन। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू करा 63 एलिमेंट्स पता कर लिए थे। He examined the relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties. तो मेंडलीव ने यही काम करा, उन्होंने एटॉमिक मास को और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए इस अरेंजमेंट को शुरू करा।
Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by elements with oxygen and hydrogen. शुरुआती समय में मेंडलीव ने क्या ध्यान दिया कि कौन सा एलिमेंट कैसा कंपाउंड तैयार करेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compound with most element. उन्होंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मोस्ट रिएक्टिव है, इस वजह से वो सभी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं. तो यही रीज़न था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेने का. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compound with most element. The formulae of the hydrides and oxide formed by an element were treated as one of the basic property of element for its classification. हर एक एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड को पता करने का रीज़न यही था क्योंकि ये हर एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. He then took 63 cards and one each card he wrote down the property of one element. उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए जिसमें हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी उस कार्ड पर लिखी थी. He sorted out the elements with similar property and pinned the card together on a wall. जो सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उनको पिन करके वो दीवार पर लगा रहे थे. He observed that most of the element got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increased atomic masses. अब उन्होंने क्या कहा कि इसको पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनके इंक्रीज एटॉमिक मासेस के बेस पे उन्हें प्लेस दिया जाएगा. It was also observed that there occur a periodic recurrence of element with similar physical and chemical property. और ये ऑब्जर्वेशन सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी बेस्ड थी. On these basis, Mendeleev formulated a periodic law which state that the property of element are the periodic function of their atomic masses. इस बेस पर उन्होंने अपना जो लॉ मीन्स पीरियोडिक लॉ कहा वो था द पीरियोडिक ऑफ एलिमेंट मीन्स जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो उसके इंक्रीज एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन पर ही बेस्ड है. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट जो है वो बेस्ड है इंक्रीज एटॉमिक मास पर. Mendeleev periodic table contain vertical columns called groups and horizontal rows called periods. Mendeleev की जो periodic table थी उसके अंदर rows भी थे और कॉलम भी थे. कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप नाम दिया और रोज़ को उन्होंने पीरियड्स नाम दिया. जैसा कि आप टेबल में देख भी पा रहे हैं मेंडलीव के पास 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड्स थे जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट टाइप से एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा.